तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग चर्चा में जुड़ गए हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक संजय राय और केसी मलकानिया वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत जाहिर बीजेपी से ही होगी। बहुत सारी बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको। बिहार में इस बार भी सरकार आप लोग बनाने जा रहे हैं। ऐतिहासिक आप कह सकते हैं, विक्ट्री लैंडस्लाइड है अपने आप में। उम्मीद कर रहे थे आप लोग या उम्मीद से भी ज्यादा दिया कि बिहार के वोटर्स ने? देखिए ज्योति जी, निश्चित रूप से आपका बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से एक उम्मीद थी, एक विश्वास था, एक आत्मविश्वास था। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने बिहार सरकार का जो सहयोग किया, पूरा खजाना बिहार के लिए खोला, जो बिहार में विकास हुआ, डेवलपमेंट के काम हुए, उन सभी के कारण और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का जो कुशल रणनीति वो बनाते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा भाजपा के नेताओं का जो प्रयास है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो प्रयास है, कार्यकर्ताओं का, और जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद हमें मिला है, के लिए मैं बिहार की जनता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो ऐतिहासिक जीत हुई है, जो बम्पर जीत हुई है, 243 कुल सीट हैं, जिसमें से लगभग 202 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत मिल चुकी है। और इसमें से भी मैं अकेले भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं तो बड़ा गौरव और बड़ा खुशी होती है कि 101 सीट के ऊपर चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी अकेले 96 सीटों पे लगभग जीत दर्ज कर चुकी है, क्योंकि लगभग लगभग अब तो चीजें फाइनल हो चुकी हैं। और 96 की स्ट्राइक रेट के साथ में हमने बल्लेबाजी की है, और डबल सेंचुरी मारने का काम इस चुनाव के अंदर एनडीए ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के ऊपर बिहार की जनता ने पूरा भरोसा किया है, पूरा आशीर्वाद दिया है। और जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने जो मेहनत की, उस सब को सराहा है। इसके साथ साथ जो विपक्ष है, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, जिनकी सीट खुद अभी फंसी हुई है, जो खुद भी नहीं, अब तो चुनाव कुछ हार टाइम सकते से हैं, आगे चल रहे हैं। अब तो आगे चल रहे हैं, पीछे भी चल रहे हैं कुछ राउंड्स में। बड़ा बड़ा कांटे का मुकाबला चला हुआ है। अभी लगभग 5-7 राउंड अभी बचे हुए हैं। तो स्वयंभू मुख्यमंत्री बन रहे थे, और दूसरे राहुल गांधी जी जो मिस्टर बंटाधार के नाम से बड़े फेमस हैं, जिसके भी साथ लग जाते हैं उसका बंटाधार कर देते हैं, उसके नैया डुबो देते हैं। यूपी में अखिलेश जी के साथ लगे तो उनकी नैया डुबो दी, यहाँ तेजस्वी जी की नैया डुबो दी है, और उसके बाद नैया डुबो के पता नहीं कहाँ गायब है, देश में है, बाहर है, कुछ नहीं पता उनका कहाँ पे है। 19 सीट मेरे ख्याल से बिहार में कांग्रेस पार्टी की थी इससे पहले, जिसको राहुल गांधी जी एक पे लेके आ गए हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की ये बिहार की 95वीं हार है मैडम, अधिकृत रूप से मैं नोट करके लाया हूं। तो राहुल गांधी जी जो चुनाव दर चुनाव हर राज्य में चुनाव हारते हैं, और हार के बाद कोई ना कोई नया बहाना बनाते हैं। कभी वोट चोरी की बात करते हैं, कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी मीडिया को दोष देते हैं, कभी माननीय हाँ, इतना तो प्रधानमंत्री श्री साफ है, ये नरेंद्र वोट मोदी चोरी जी। वाली बातें जनता को ना इन पर यकीन है ना जनता इनको समझ रही है। कोई कोई नया कोई होमवर्क करना पड़ेगा बजरंग जी, नए मुद्दे लाने पड़ेंगे। कुछ लोग उनके विरोधी सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं, जहां जहां पैर पड़े राहुल के वहां वहां बंटाधार। सहयोगियों का भी बंटाधार कर रहे हैं राहुल गांधी। ज्योति जी, लिखने वाले लिखेंगे और बोलने वाले बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर मैं बधाई देता हूँ। साथ ही हमारा संघर्ष पूरी तरह से देश भर में जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बिहार में चुनाव हारे हैं उसका मंथन भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि मंथन भी करेंगे, किस प्रकार हारे, कैसे हारे। जबकि हर जनसभा में, रोड शो में लाखों लोग, आपने भी दिखाया, लाखों लोग शामिल थे, लाखों लोग आ रहे थे। वो वोट में तब्दील क्यों नहीं हुए, क्या कारण था, ये सभी का मंथन करेंगे। जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, हार से कोई, लेकिन यहाँ तो हार हार ही मिल रही है या... केवल। देखिए, आप पुराने कांग्रेसी नेता हैं, पुराने नहीं कहूंगी, सीनियर कांग्रेसी नेता है। हार होती है, बुरी हार होती है, बहुत बड़ी बुरी हार होती है, लेकिन ये जो हार है ये तो लग रहा है बेहद शर्मनाक और अपमानजनक हार भी है देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए, तब जबकि पार्टी के सबसे बड़े नेता
लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, जनता नहीं स्वीकार कर रही है। ज्योति जी, मैंने कहा जो आदमी हार के खड़ा हो वही इंसान होता है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में 2 सीट होती थी, विधानसभा में 2 सीट होती थी। आज पार्टी खड़ी हुई ना, हम कहें भी भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई, 2 ही सीट थी कैसे आ गई विधानसभा में, क्या ऐसा नहीं होता। अनिल लोग किसी टाइम हरियाणा में राज करती थी, आपके सामने है। आज 2 सीटों में खड़ी है, पहले 1 सीटों पर खड़ी थी। ये मतलब क्या है, जनता का मूड का मामला है। जनता किसी को चाहे सर पे बिठा दे और जनता चाहे वो नीचे गिर दे। इसके अलावा कुछ और है। मैं जहां इसको बोलने जा रहा था, बात घूम गई। आज इन्होंने खेल क्या खेला, हमने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी। हमें दिखता था जहां 65 लाख वोट बिहार के अंदर काट दी गई हो, चुनाव आयोग जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जंगल में फंसा हुआ हो, उनके लिए काम कर रहा हो, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो चुनाव ही क्यों लड़ते हैं बजरंग जी, क्यों चुनाव लड़ते हैं? प्लीज मुझे, मैं केवल एक जर्नलिस्ट नहीं, मैं पत्रकार के नाते नहीं, एक नागरिक के नाते ही पूछ रही हूँ। चुनाव आयोग आप लोगों को लग रहा है बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वोट आप लोगों को डाले जाते हैं लेकिन जाते हैं बीजेपी को, तो आप लोग क्यों आप लोग इतने बड़े बड़े दावे करते हैं हम लोग चुनाव जीतेंगे, और क्यों चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा आप लोग बन रहे हैं? कभी हार स्वीकार नहीं करते आप लोग। आप लोगों के लिए चुनाव का मतलब केवल जीत है, जो आप लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो आप मैंडेट को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। मैं मलकानिया जी आपको रुक कर रही हूँ। ये बार बार ईवीएम को कोसना या वोट चोरी का मुद्दा उठाना जनता सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि कांग्रेस को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है। आऊंगी मैं आपके पास, समय अगर बचता आएंगे आपके पास, अभी आप रुकिए। मलकानिया जी, देखो, आज जो मतदाता है बहुत जागरूक है, वो समझता है कि क्या कौन सी सरकार हमारा भला कर सकती है, कौन पार्टी आगे जा सकती है। और इस समय तो एनडीए को इतनी 200 से ऊपर सीटें मिल गई है, 70-75 का उनको फायदा हुआ, उतनी 70-75 का महागठबंधन को नुकसान हुआ है। तो वहां जब आप कहते हैं वोट चोर, सरकार छोड़, गद्दी छोड़, या जब राहुल गांधी जी कहते हैं चौकीदार चोर है, तो इस प्रकार की जब नेगेटिव बातें करते हैं तो उसका जो है जनता पे बुरा प्रभाव पड़ता है। वोटर जो है वो समझता है कि ये विकास की बात नहीं करते, कानून व्यवस्था की बात नहीं करते, ये व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की माता जी को वो गाली दे देना। इस प्रकार की बातों से आज का युवा जो संतुष्ट नहीं होता है, वो दुखी होता है। वो देखता है कौन सा नेता है जो देश को अच्छे रास्ते में ले जा सकता है और प्रगति कर सकता है। हाँ, बिहार में ठीक है कि नीतीश जी ने महिलाओं को 10,000 रुपए दिए, उसका भी लाभ हुआ होगा, परंतु उसके साथ साथ विकास भी हुआ है। 20 साल के बाद जब बम्पर वोटिंग होती है, तो बम्पर वोटिंग हमेशा इसलिए होती है कि सत्ता से उखाड़ना है, सत्ता बदलनी है। ये पहली बार हुआ कि इतनी ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई और सत्ता के पक्ष में हुई है। तो 20 साल की जो सरकार के काम है, लोगों ने देखा है, विकास देखा है, तो उस प्रकार काम हुआ। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को नेगेटिविटी जो है वो छोड़नी चाहिए और पॉजिटिविटी की ओर जाना चाहिए, लोगों की समस्या को उठाना चाहिए, मतदाताओं से संपर्क करना चाहिए। और जो कई बार जैसे राहुल जी देश के बाहर जाकर देश के विरुद्ध बातें कर देते हैं, या कई बार दूसरी आतंकवादियों के पक्ष में भी कई बार बयान दिए जाते हैं, तो उनके से थोड़ा परहेज करना चाहिए। और पार्टी को मजबूत, जैसे संगठन को मजबूत किया, बड़ा अच्छा काम किया है उन्होंने, परंतु जो कार्यकर्ता दिल से काम करेगा और पार्टी में रहेगा, उनको उनके साथ चलना चाहिए, और तभी जो है पार्टी को जीत मिल सकती है। क्योंकि लगातार लंबी जब हार हो जाती है तो कार्यकर्ता भी निराश हो जाता है, नेता भी निराश हो जाते हैं। तो उसको जीत में बदलने के लिए आपको कोई ना कोई ठोस कदम उठाने होंगे, आत्मचिंतन करना होगा, अपनी खामियों को दूर करना चाहिए होगा, और अपनी हार से सबक लेना। भाजपा ऐसी ही पार्टी है, जीरो से शुरू करना होगा कि अभी तक जो आप कह रहे थे वो जनता नहीं सुन रही, नहीं मान रही है। कुछ नया लेकर आना होगा, नए मुद्दे, नई बातें, नई रणनीति। संजय राय जी,
हरियाणा बीजेपी ये कह रही है सीएम जहां भी जाते हैं कैंपेनिंग के लिए, चाहे महाराष्ट्र गए हों, दिल्ली गए हों, या फिर अब हम बिहार की बात करें, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है। अब भी बिहार में जिन जिन हलकों में सीएम की ओर से कैंपेनिंग की गई, वहां वहां एनडीए उम्मीदवारों की जीत साफ नजर आ रही है। कि बिल्कुल जिस तरीके से हमारे हरियाणा के सीएम गए हैं और लगभग 8 से 9 सीटों पर गए हैं और 8 से 9 सीटें वो जीत के आई, और जिससे कहा जाए कि उनको 100 में 100 नंबर मिलेंगे। तो एक तो ये बात ये रही, आपकी बात का ये था। दूसरा ये था कि बिहार के अंदर चूंकि जातिगत हिसाब किताब वहाँ ज्यादा है, जहाँ भूमिहार हैं वहाँ ब्राह्मणों की अलग हिसाब किताब है, कहीं क्या नाम है क्या कुशवाहा हैं, कुछ और बिरादरियां हैं, यादवों का है। तो बहुत सारा जातिगत गणित भी था और हर पार्टियों ने जातिगत गणित खेला। लेकिन क्या था कि सभी पार्टियों के पास बूथ लेवल पे कार्यकर्ता नहीं थे, उनके पास न बूथ मैनेजमेंट था। बूथ मैनेजमेंट करके चलती है क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी, और बूथ मैनेजमेंट के साथ साथ इनके साथ पन्ना प्रमुख तक बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर से बराबर मंथन चलता है। उसके बाद शुरू होता है, जब इनके मंथन सारे सब कुछ शुरू हो जाते हैं, होने के बाद इनका शुरू होता है फिर चुनाव प्रचार का दौर, रैलियों का दौर। उस दौर को लेने के लिए और उस दौर को रिजल्ट में बदलने के लिए ये लोग पूरी जी जान से लग जाता, पूरा हिंदुस्तान लग जाता है। जिससे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ने ही बोला कि हम चुनावी मोड में होते हैं, और लोग भी बोलते हैं चुनावी मोड में होते हैं। और वहीं पर इनका जो इनका संगठन है आरएसएस जिस समय एक्टिव होता है तो वो जमीनी स्तर पे हर घर घर में पहुंच के कार्रवाई करता है। हरियाणा के अंदर देखिए सब लोग ज्यादा ही जिसे कहा जाएगा कि बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। हाँ। हम लोगों ने कई डिबेट्स में मैंने भी आवाज उठाई कि क्या नाम है कि अभी आरएसएस एक्टिव नहीं हुआ, आरएसएस एक्टिव होगा तो परिणाम बदल जाएंगे। वही हुआ। आरएसएस प्रमुख 3 दिन के लिए कैंप किए गन्नौर के अंदर, परिणाम बदल गया। पूरा दक्षिण हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आ गया। भले उत्तर हरियाणा में कुछ सीटों पे कांग्रेस आई, वही चीज देखिए। और आरएसएस सक्रिय लोकसभा चुनावों में नहीं हुआ था हरियाणा के अंदर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कह दिया था कि क्या नाम है कि अभी हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। नतीजा बहुत गड़बड़ हुआ, जिससे कि नीतीश जी का सहयोग लेना पड़ा, अपना साइलेंट वोट भी है राय जी, तो केंद्र में वो साइलेंट वोट जो कि सरकार की योजनाओं से खुश है, संतुष्ट है, वो आकर सड़कों पर ये नहीं कहेगा कि हम सरकार के खिलाफ हैं या हम इन्हें सीएम लाने जा रहे हैं, ये सरकार हम बनाने जा रहे हैं। जो सरकार के कामकाज से खुश है वो घर बैठा के, वो सिर्फ वोटिंग वाले दिन निकलेगा, वो हो हल्ला नहीं करेगा। तो हम वोकल जो वोटर्स हैं उसके हिसाब से हम ये अनुमान इन दिनों नहीं लगा पाते हैं कम से कम कि सरकार किसकी बनने जा रही है। जी, मैं ज्योति जी आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि आप ये देखिए कि हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर हरियाणा के सीएम ने छठ पर्व था, इसी चुनावों के दौरान में छठ पर्व हुआ। छठ पर्व को उन्होंने बहुत एक्टिव तरीके से लिया और लेकर के छठ पर्व को देखिए कि उसका मुख्य राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम हुआ वो पंचकुला में हुआ। वहां पे मुख्यमंत्री का पहली बार भोजपुरी में भाषण, वो बहुत जबरदस्त वायरल हुआ, बिहार के अंदर ज्यादा सुना गया। तो मुख्यमंत्री के इन चीजों पे, उसके अलावा जहां भी श्रमिक थे बिहार के या जहां भी श्रमिक कार्य कर रहे हैं हमारे हरियाणा के अंदर, जिस जगह भी, वहां से सीधी बसें बिहार के लिए और बिहार से सीधी बसें वहां के लिए, जैसे पानीपत के लिए आई है, अम्बाला में आई है और जगह जगह आई है। उसका असर लोगों के दिल में पड़ा। उन लोगों ने जाकर के जो वोटर्स बिहार के थे, वो लोग वोटर्स ने वहां जाकर के उनको वोट दिया और नतीजा है आज आपके सामने इतना बेहतरीन रिजल्ट। सुबह तो हम लोग कयास लगा रहे थे कि 120, 120, 125, और आप देखिए 202, 204, 205 तक अभी परिणाम बदलेगा, क्योंकि कुछ सीटों पे जो अभी झगड़ा चल रहा है, जहां पर 100 वोट से लेकर के 2000 वोट तक का अंतर आया है, वहां झगड़ा है और जिस वजह से परिणाम आने में देरी हुई। अब परिणाम में ही है, थोड़ी देर में चुनाव आयोग डिक्लेयर कर देगा, वो चीज सब हम लोग को एक्सेप्ट करके। ठीक है नेहरा जी, छठ पर्व का आयोजन हो, बिहार दिवस का आयोजन हो, जो बिहार के लोग हैं हरियाणा में काम कर रहे हैं उनको जागरूक करना हो, या फिर बिहार में वोटिंग के लिए उनकी यात्रा को सुगम करना हो, साथ ही सीएम का ये कहना मैं भी बिहारी हूँ, आपको लगता है कि इम्पैक्ट तो इन बातों का भी रहा होगा हरियाणा की ओर से बिहार में? देखिए निश्चित रूप से ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है पूरे मन से करती है और पूरे दमखम के साथ हम करते हैं। और जहां तक तीज त्योहार की बात है, चाहे वो बिहार से जुड़े हैं, हरियाणा से जुड़े हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, कोई भी हमारे समाज का महापुरुष है,
सबकी जयंती के कार्यक्रम हो या कोई भी त्योहार का उत्सव हो, भारतीय जनता पार्टी बड़े हर्षोल्लास के साथ में उस त्योहार को मनाती है। और इसी चीज का एक बहुत फर्क पड़ता है समाज में कि हम लोग समाज के बीच में जब रहते हैं तो समाज की हर दुख सुख को हम अपना मानते हैं। और क्योंकि जो विपक्ष है, विपक्ष इन चीजों पर ध्यान देता नहीं है। और आज तो वैसे भी आज बाल दिवस है ज्योति जी, तो मैं आपके सभी दर्शकों को बाल दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी को मैं बाल दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दर्शक समझें इस चीज को कि बाल दिवस की शुभकामनाएं विशेष कांग्रेस को क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग डिसीजन मेकिंग भूमिका में है वो इस तरह की हरकतें करते हैं, इसी तरह की अनवेचोटी की बातें करते हैं। और पूरा जो एक हास्य कवि है, हास्य कवि कहते हैं कि हम तो कुल देवता मानते हैं राहुल गांधी जी को। पूरे जोक की एक इंडस्ट्री जो युवाओं को बार बार राहुल गांधी जी उनको कहते हैं आंदोलन करिए, उनको भड़काते हैं, वो युवा राहुल गांधी जी को सब्जेक्ट ऑफ जोक मांगता है, राहुल गांधी जी को हास्य का एक साधन मानता है। तो राहुल गांधी जी अगर थोड़ा गंभीरता से पेश आए, अगर वो बहानेबाजी से बचें, वो सामने आके ये कहें कि मेरे नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 95 चुनाव हारी है और मैंने आज तक सिर्फ बहाना बनाया है, ईवीएम को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के तमाम तरह के मैंने आरोप लगाए, बहाने बनाए, मैं भागता फिरा हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं अपनी हार की और मैं पूरे 4.5-5 साल एसी में बैठ के नहीं रहूंगा, मैं फील्ड में मेहनत करूंगा। तो निश्चित रूप से जनता उनको गंभीरता से लेगी। अभी स्थिति क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी संजय जी ने बताया, मलखानिया जी ने बताया कि हम लोग हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। आज यहाँ का चुनाव खत्म हुआ है, बंगाल में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके, हमारे नेता कार्यकर्ता बंगाल चुनाव को जीतने में लग जाएंगे और कांग्रेस पार्टी आज एसी रूम में चली जाएगी। कोई ना कोई बहाना सोचेंगे कल से, ये 1 साल के बाद कोई ना कोई बम फोड़ेंगे और बम फोड़ के जब चुनाव से 10 दिन 15 दिन पहले इसको डिनाई किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ बीजेपी नेताओं के मैं बयान सुन रही थी कि अब बंगाल की बात नहीं, बंगाल की बात करने लगे हैं, ये अगले चुनाव की बात करने लगे हैं। कांग्रेस नेता ये कहेंगे कि हम नहीं हारे, ईवीएम में गड़बड़ी की बातें कही जाएंगी, वोट चोरी की बातें कही जाएंगी। अगर वोट चोरी वाली बात को ये स्थापित कर पाते बजरंग जी आपके नेता, तो क्या इतनी भारी संख्या में लोग वोट करने के लिए निकलते? क्या इतना बुरा हाल आप लोगों का होता? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बार बार चुनाव हार रही राहुल की अगुवाई में कांग्रेस, अगले चुनाव में फिर से उनको रिलॉन्च करने का प्रयास होगा। ऐसी बात नहीं है, उनके नेतृत्व में हिमाचल नहीं जीतते, कर्नाटक नहीं जीतते, बल्कि हिमाचल में तो हम ज्यादा सीटों से जीतने वाले थे, वहां भी थोड़े नाके पे रह गए। थोड़ा आपको सारी स्थितियां पता है, साथी कह रहे थे कभी ये बोलते, कभी तो खुली जनसभा में बोलते हैं, ममता कहती वोट हमें दो, शिवसेना कहती वोट हमें दो, भारतीय जनता पार्टी कहती वोट किसी को नहीं दो। नरेंद्र भाई आपने कहा, बजरंग जी मैं एक बात कहना चाहूंगा मैडम, ज्योति मैडम, देखिए बजरंग जी सुनिए, पीसीआर आवाज को भी बढ़ाइए, पीसीआर सुनने में कम सुनाई दे रहा, आवाज बढ़ाएं। 30 सेकंड में एक बात कह रहा हूं बजरंग जी, जितनी मेहनत राहुल गांधी जी को बनाने में कांग्रेस पार्टी ने करी है, अगर बजरंग दास को भी बनाने में करते तो ये भी बहुत बड़े आज कम से कम राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाते। आप चिंता ना करो, आप खुशियां बनाओ, हम अपने ठिकाने में खुश है। मतलब आपकी बात अच्छा बजरंग जी, बहुत मुश्किल तो आप लोगों के लिए होता होगा जब पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब गया, टीवी डिबेट्स में आप लोगों को बुलाया जाए, आप भी सोचते होंगे क्या मैं कहूँ, क्या मैं बोलूं, मेरे सबसे बड़े नेता जो बोल रहे हैं उसे तो जनता नहीं सुन रही है, काफी मुश्किल होता होगा और ये हिम्मत वाला काम भी है, मैं तो कहूंगी। ज्योति जी हकीकत सुनोगे, हमें भी पता था सरकार वहां एनडीए की बनेगी, अच्छा इसमें कोई दो राय नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई लाल लपेट कर रखने वाला आदमी नहीं हूँ, मगर हकीकत क्या है, हकीकत से आप छुपने की जरूरत नहीं है। आज हालात क्या है आप भी समझते हो कि ये वोटों से जीतते क्या, 37 सीटों पर अगर देखोगे तो महागठबंधन 37 सीटें में रहता, इतना महामंजूम था, दुनिया टूट के पड़ रही थी, सबको पता कि इन्होंने सारे गेम खेले, 10-10 हजार रुपए देने का काम किया चुनाव से पहले, हर एक महिलाओं को 10-10 हजार, क्यों? इनको पता था हमारी लुटिया डूब रही है। मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता था एनडीए सरकार बन रही है, सबसे पहले तो आप ये कह रहे हैं, चुनाव प्रचार के दौरान आप क्यों कहते थे फिर हम सरकार बनाएंगे? चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं, ठीक है आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग एक राजनीतिक पार्टी है, प्लस आपको ये भी लग रहा है 10,000 रुपए देने का फायदा इनको चुनाव में हुआ है,
तो इन तमाम बातों की चर्चा कीजिए ना कि चुनाव से पहले जो किया उसका भी फायदा ही हो सकता है। खाली इसकी केले की चर्चा तो नहीं फिर है। उसके बाद वोट चोरी, ईवीएम में गड़बड़ी, चुनाव आयोग, ये सब कहाँ बच जाता है? और कोई भी पार्टी सत्ता में है वो चुनाव से ठीक पहले प्रयास करती है वोटर्स को रिझाने का। ये पहली बार या अंतिम बार नहीं हुआ होगा। ज्योति जी, मेन फैक्टर जो है वही है जो मैं बता रहा हूँ। मेन फैक्टर चुनाव आयोग, ईवीएम है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो चुनाव के अंदर इन्होंने 65 लाख लोगों ये देखिए सीएम साहब जलेबी खा रहे हैं। बजरंग जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। हरियाणा के सीएम नायब सैनी है, हाथ में गोहाना का जलेब है उनके, साथ में मोहनलाल बड़ोली को भी आप देख रहे हैं। सीएम का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा गोहाना की जलेबी के साथ, जलेब के साथ, इसको जलेब कहा जाता है। और ये गोहाना का जलेब भी राहुल के एक बयान के बाद बहुत सुर्खियों में आया। बीजेपी ने इसको हाथों हाथ लिया। बहुत बड़ा मुद्दा ये हरियाणा के चुनाव में भी था। उसके बाद दिल्ली चुनाव में भी सीएम की ओर से कहा गया कि यहाँ भी गोहाना की जलेब जब चुनाव परिणाम आएगा तो जनता खिलाने का काम करेगी कांग्रेस को। ये तमाम बातें कही गई थी और इस बार भी गोहाना की जलेबी सुर्खियों में रही है, चर्चाओं में रही है। सीएम का मुंह मीठा करवाया गया कि मंच पर सीएम के हाथ में ये गोहाना का जलेब है। इसको जलेबियां अमूमन कहा जाता है, लेकिन जो ये बड़े साइज के गोहाना में जलेबियां बनाई जाती हैं, दर्शक जानते हैं इनको जलेब कहते हैं हरियाणा में। मोहनलाल बड़ोली भी साथ में है। ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त सीएम नायब सैनी की ओर से खूब प्रचार किया गया बिहार चुनाव में। ये तस्वीरें दरअसल इस वक्त ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं और ये इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि गोहाना की जलेबी का बहुत जिक्र हुआ था और सीएम की ओर से खूब कैंपेनिंग की गई। और इस वक्त ये तस्वीरें उस वक्त की जबकि सीएम का मुंह मीठा करवाया गया मंच पर। ये मैं इसलिए जिक्र कर रही थी बजरंग जी, और ये तस्वीरें इसलिए दिखाई, लाइव तस्वीरें नहीं, हम दर्शकों को बता दें, ये फुटेज, ये फाइल हमने इसलिए दिखाई है क्योंकि राहुल की ओर से गोहाना की जलेबी का मुद्दा ऐसा बनाया गया था जो कि हरियाणा में आप लोगों पर भारी पड़ा। ये गोहाना की जलेबी दिल्ली में भी चली। ये गोहाना की जलेबी अब आप जानते हैं बिहार चुनाव के बाद भी खाई जा रही है, मुंह मीठा करवाया जा रहा है। तो आप लोग जो बातें उठाते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, बीजेपी उनको हाथों हाथ लेती है। फायदा बीजेपी का ही होता है। जो आप लोग बार बार कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़, पीएम पर जितने भी डायरेक्ट हमले आप लोगों की ओर से किए गए हैं, चुनावी परिणाम के लिहाज से लग रहा है कि घाटे में आप लोग ही रहते हैं। ज्योति जी, हम जो कहते हैं वो सत्य निकल तो रहा है। हम क्या कह रहे हैं? ये वोट चोर है, सरकार चोर है, विधायक चोर है। मैं प्रूफ दे दूं आपको सामने। पहले ने बिहार के अंदर चलती सरकार नहीं चोरी करी, महाराष्ट्र के अंदर चलती सरकार चोरी नहीं करी, मध्य प्रदेश में चोरी नहीं करी, हिमाचल के अंदर 6 विधायक आके लिया है हेलीकॉप्टर से, पंचकुला में नहीं चलाए हिमाचल की सरकार घेरने के लिए, राजस्थान की सरकार घेरने के लिए वहां से विधायक ठाकर पंचकुला में गुरुग्राम में नहीं चलाए उन्होंने। ये सब खेल खेलते हैं। सरकारी तंत्र मंत्र धान्य बल सबका दुरुपयोग करते हैं और आई में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग जो इनका तोता बना हुआ है, इनको सेट करे बैठा है। आप देखिए, हम वोट चोरी की बात करते हैं तो वोट चोरी का जवाब चुनाव आयोग एक बार ये नहीं कहते कि परिणाम सिर माथे या हम स्वागत कर रहे हैं या हम मंथन करेंगे, हम फिर से आएंगे तैयारी के साथ। एक बार के लिए ये नहीं कहते आप लोग। जो बजरंग जी, जो न्यूट्रल वोटर है, जो ये मन बनाना चाहता है चुनाव से पहले कि किसे वोट करना है, जो किसी पार्टी का कट्टर समर्थक नहीं है, आप लोगों की बातें सुन के वो भी नेगेटिव ही होगा जब आप लोग एक बार भी मैंडेट को ये नहीं कहते कि हम स्वागत करते हैं मैंडेट का। मलकानिया जी, तेजस्वी आएंगे, राय जी आपके पास पे आ रहे हैं। तेजस्वी बहुत बड़े वादे कर रहे थे, या तो जनता को वो भी फिजिबल नहीं लगे, या फिर चुनाव करीब आते आते वोट चोरी का जो राग अलापा गया, जो मुद्दा भुनाने का प्रयास किया गया, वो भी अपने आप में सेल्फ गोल साबित हुआ महागठबंधन के लिए। देखो ज्योति जी, मतदाता समझता है कि घर घर नौकरी दी जा सकती है, कितना धन चाहिए, कितना बजट चाहिए, कैसे मिलेगी, तो लोगों को पता था कि ये वायदा पूरा नहीं हो सकता है। जो भी वायदे आप करते हैं तो उनको पूरा करने में क्षमता होनी चाहिए। अब पंजाब में है ये 1000 रुपया वायदा किया था, लास्ट ईयर चल रहा, नहीं दिया गया। हिमाचल में अभी जो कांग्रेस ने वायदे किए हैं, गोबर खरीदने का वायदा किया, दूध खरीदने का वायदा किया था, महिलाओं को पेंशन
पेंशन देने का वायदा किया था वो वायदे पूरे नहीं गए। जो ये हिमाचल में बहुमत की सरकार थी और राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उसके उनके अपने जो विधायक है उन्होंने उनके पक्ष में वोट नहीं डाला, बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। तो अब अपने विधायकों को नहीं संभाल सकते तो मतदाता कैसे संभालोगे? जब आप कोई देश हित की बात को विरोध में ले जाओगे, विदेशों में जाकर कहेगी कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो आजकल तो मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना, हर कोई देखता है कि बाहर जाकर क्या प्रचार हो रहा है, देश में क्या प्रचार हो रहा है, कौन आतंकवादियों के हक में फैसला कर रहा है, कौन सवाल सरकार से सवाल पूछ रहा है कि स्ट्राइक कि मैं क्या हुआ, कितने विमान गिरे, कैसे गिरे, कितने पाकिस्तानी मारे गए, कितने हमारे सैनिक मारे गए। तो ऐसे प्रकार इस प्रकार के जब सवाल होते हैं तो लोग समझते हैं, मतदाता समझता है। तो कांग्रेस को चाहिए कि आत्ममंथन करे, अपने कार्यकर्ता को मजबूत करे और बूथ लेवल तक जाए। जिस प्रकार भाजपा मेहनत करती है, अपनी हार से सब सीखकर घर घर जाकर पहुंचे और जब वोट बनते हैं तब वोटों को देखे बूथ में बैठे हैं तो जब कोई बताता वोट डालने चाहे उसकी पहचान करे। तो वोट चोरी का मसला आपने बिहार में रैली भी निकाली, वो भी निकाला, उसके बाद राहुल जी विदेश चले गए, अब फिर विदेश चल जाते हैं। तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए, सीरियस होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उनके मुद्दे उठाने पड़ेंगे, उनकी समस्या उठानी पड़ेगी और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको घेरना पड़ेगा। तब जाकर तुम जनता की भलाई के काम करोगे, तभी सत्ता में आओ। बिल्कुल, इस बात को भी देखिए बीजेपी ने खूब लोगों तक पहुंचाया है कि पॉलिटिक्स कोई पार्ट टाइम काम नहीं है कि आप कभी विदेशी ट्रिप पर निकल जाते हैं और कभी आप यात्राएं भी करते हैं। ऐसा नहीं कि राहुल मेहनत नहीं कर रहे, राहुल मेहनत भी खूब कर रहे थे, लेकिन चुनावी टाइम पर जो उनके विदेशी दौरे होते हैं उन्हें लेकर खूब घेरा है उनके विरोधियों की ओर से, उन्हें घेरा गया। संजय राय जी, बिहार मतलब नीतीश कुमार जो हो गया कि कमाल है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, किस मूड के साथ बिहार के वोटर्स वोट करते हैं? हालांकि बीजेपी को इस बार भी जेडीयू के मुकाबले ज्यादा वोट मिले हैं, ज्यादा हल्के मिले हैं, ज्यादा स्ट्राइक रेट है बीजेपी का भी। देखिए, सबसे बड़ी बात आज इस बार बिहार के इलेक्शंस में जो आई है निकल के, वो ये है कि जब पिछले चुनाव में नीतीश जी जब चुनावी मैदान में थे तो लालू प्रसाद के टीम के साथ थे, तो उसमें ये हुआ कि बीचों बीच में इनको सरकार में इनको बदलाव करना पड़ा कि वो उन लोगों ने ब्लैकमेलिंग उनकी स्टार्ट हुई और ब्लैकमेलिंग का ये खामियाजा हुआ कि उन लोगों को सरकार से हटना पड़ा और समर्थन बीजेपी के समर्थन से सत्ता में आए नीतीश कुमार ने आने के बाद जो पहले एक जंगल राज, सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थे, स्कूलों में अध्यापक नहीं थे और डेवलपमेंट नहीं था, उस चीज पे काम हुआ। लोगों ने देखा कि हाँ भाई काम हो रहा है। जब मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था आप ही के साथ कि जब हमारी बिहार से बसें हरियाणा तक आ सकती है, हरियाणा की बसें वहां जा सकती हैं, सड़कें इसका मतलब दुरुस्त है। कभी एक टाइम था कि वहां पे रोडवेज थी ही नहीं, कि खटारा बसें होती थी। जब सड़कें ही नहीं रहेंगी तो गाड़ियां कहाँ से चलेगी? लोगों को प्राइवेट बसों में दौड़ना पड़ता था, प्राइवेट बसों के माध्यम से काम करता। वहां पे माफिया हावी था। वो माफिया कौन था, किस तरीके से, उससे जनता को निजात मिली थी और सरकार दिखने लगी थी। स्वास्थ्य से लेकर हर चीज में सुविधाओं को फायदा हुआ। अब उसमें इम्प्रूवमेंट होना है। इम्प्रूवमेंट अगर दूसरी दल आता है या दूसरी पार्टियां आती या नीतीश के अलावा एनी अदर कोई आता तो निश्चित ही बिहार का विकास रुक जाएगा। जो केंद्र में सरकार है उसके सहयोग के बिना राज्य सरकारें नहीं चल सकती, कोई कितना भी कर ले। आप पंजाब के हालात देख लीजिए, कितना है क्या है। आज केंद्र के साथ उसका सहयोग नहीं कर पा रहा है, ना आम आदमी पार्टी की सरकार वहां मानती है और ना बीजेपी से वो सहयोग मांग पा रहा है, ना मिल पा रहा है। वही चीज आप हिमाचल का देखिए, हिमाचल में भी जो डेवलपमेंट चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इससे केंद्र और उसका जिसे कहते हैं ना कि डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार वाला फॉर्मूला भी चला है। अब दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर अब ट्रिपल इंजन सरकार है, लेकिन बहुत सी कमियां अभी हैं वहां भी। वो चीजें देख रही है सरकार या किस तरीके से करेगी। अब वहां से देखिए, वहां पर झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है, उसको मुद्दा बनाया विरोधी दलों ने कि झुग्गियों को किनको हटा रहा है, किसको किस तरह से कर रहा है एनसीआर के अंदर। तो इसको जबरदस्ती मुद्दा बना के इस बिहार के इलेक्शंस के ऊपर उसमें थोपने की कोशिश की गई, वहां भी हटा। अब यहाँ पर है कि हम लोग विकास, रोजगार और युवाओं का, और इसमें कहा जाए कि अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपके यहाँ ही खबर चली कि जेन ज़ी ने
सारा चीज चेंज किया। जो युवा है, युवा अपने हकों को समझने लगा है और हर चीज को लेके सरकार को हटाना नहीं, एंटी इनकम्पेंसेसिव जो कहलाती और है, जेन यानी जी कि को तो राहुल सरकार के राहुल भी विरोधी लहर, प्रयास वो कर नहीं रहे थी, थे अपनी तरफ लाने का। वो इस नहीं बार थी जब वो जी, पीपीटी वो नहीं दिखा रहे थे हरियाणा को लेकर, बिहार को लेकर भी बात कर रहे थे, तब भी वो जेन जी को ही संबोधित कर रहे थे। जी। ये चीजें हैं, युवाओं को अपनी बात समझ में आई, महिलाओं को अपनी बातें समझ में आई। इनको न 10,000 का मुद्दा रह कर पाए, ना इनका वोट चोरी का मुद्दा कर पाए। इससे पिछले तो ये लोग चिल्लाते रहे कि क्या नाम है, मतदाता ये ईवीएम में गड़बड़ी है और सब चीजें हैं। आज कहाँ रह गई कोई चीज देखा? अब रिजल्ट बता रहा है कि रिजल्ट हम लोगों ने, मैंने पहले भी कहा कि रिजल्ट हम लोग जहाँ 150 तक सोच रहे थे, अब 202 क्या 205 तक, 210, 6 तक पहुंच जाएगा अभी। ठीक है। नेहरा जी, पीएम अब से कुछ ही देर में आते होंगे, बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, जो कि अमूमन होता है, आप लोग करते हैं। जब भी बीजेपी जीत हासिल करती है, प्रमुख जीत पर पीएम आते हैं, संबोधित करते हैं कार्यकर्ताओं को, और देश भी उन्हें सुनता है मीडिया के माध्यम से। लेकिन मैं कांग्रेस को लेकर आपसे सवाल पूछूंगी। 1 साल से ज्यादा हरियाणा में हो गया है, हरियाणा में सरकार चुरा ली आप लोगों ने, वोट चोरी की गई, चुनाव आयुक्त की ओर से, मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से मुख्य पन्ना प्रमुख बीजेपी के तौर पर काम किया गया। तो ये आरोप तो आप लोग मानकर चलिए इस बार भी लगने हैं। आप लोगों का कोई उत्तर, कोई स्क्रिप्ट तैयार है कांग्रेस के लिए? देखिए ज्योति मैडम, राजनीतिक क्षेत्र में और विशेष तौर पे जब चुनाव होता है तो चुनाव में जो जनता का जनादेश है उसको सबसे ऊपर माना जाता है। और इस बार बिहार के चुनाव में लेकर के राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी वोट चोरी से लेकर के तमाम इन मुद्दों को लेकर के गली गली घर घर गए थे और बिहार की जनता ने इनको नकार दिया। इसका मतलब जो इनके वादे, जो इन्होंने जनता के बीच में जाके वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, जनता ने उसको माना नहीं। जनता ने माना कि भाई ये हार को छुपाने के बहाने ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो जनता ने जब इनके बातों को नकार दिया तो मुझे लगता है हमें गंभीरता से उस पर ना सोचने की जरूरत है, ना कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि जनता तो आज अब की तो डेट में कोई, बहुत अब तो समझदार लोग है। उम्मीद ही ना करें। देखिए, हम क्योंकि एक पत्रकार के नाते या एक न्यूज चैनल के नाते जब सवाल पूछते हैं तो हम तो प्रयास करते हैं दोनों पक्षों को साथ लेकर चलने का। अब तक चर्चा ये हो रही थी कि वोट चोरी के आरोप अगर लगते हैं तो चुनाव आयोग को स्थिति साफ करनी चाहिए। अब बिहार में आप लोगों को इतनी बड़ी विक्ट्री मिल गई है तो अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि चुनाव आयोग सामने आएगा। अब तो सिरे से नकारे ही जाएंगे राहुल के आरोप। देखिए मुझे लगता है अब तो कांग्रेस पार्टी में भी ये साहस नहीं होगा कहने का, क्योंकि इतनी बुरी हार कांग्रेस पार्टी को मिली है। 19 सीटें थी ले दे के इनके पास में पहले, जिसमें से एक रह गई है। और अगर मैं इनके गठबंधन की, महागठबंधन की बात करूं तो 32 सीटें हैं, 205 सीटें एनडीए को मिली हैं, तो 243 सीटें टोटल हैं। बीजेपी और एनडीए को जो ये विकास के कार्यों पे जो वोट मिली है, जो हमें जीत मिली है, जो जनता ने हमारे संकल्प पत्र, हमारे वादों के ऊपर जो मोहर लगाने का काम किया है ज्योति मैडम, इससे हमें काम करने का, जनता के जनादेश जो मिला है, एक नया उत्साह मिलेगा जनता के काम करने का। अब देखिए जिस तरह से हरियाणा की मैं अगर बात करूं, इस जीत के बाद हरियाणा में आप मेरे से लिख के ले लो, हरियाणा कांग्रेस में बहुत जल्दी एक भगदड़ शुरू होने वाली है। इनके नेता इधर उधर आप लोगों ने दरवाजे खोल दिए फिर? आप लोगों ने दरवाजे खोले कांग्रेस की भगदड़ के लिए? मैडम 1 मिनट कंप्लीट कर रहा हूँ ज्योति मैडम, इनकी नीयत देख लो, इनकी ज्योति मैडम कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। देखिए ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास है, जहां कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार चुनाव हारती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी उस राज्य में लौट के कभी नहीं आती है। तो हरियाणा की जनता और हरियाणा के कांग्रेस के नेता इस बात को जानते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक एक करके आप कोई भी नाम देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, आप पंजाब देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए, आप उत्तराखंड देख लीजिए, आप कोई भी राज्य उठा के देख लो, दिल्ली देख लो, आप हर राज्य जहां 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी को हार मिलती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी उस राज्य में लौट के कभी आती नहीं है। और राहुल गांधी जी तो देखो मौज मस्ती के लिए बने, राजनीति तो उनके बस की है नहीं, जबरदस्ती कराई जा रही है। जब राहुल गांधी जी, बिहार का चुनाव शुरू हुआ था मैडम, कंबोडिया में राहुल गांधी जी थे उस समय, और कंबोडिया में थे राहुल गांधी जी, और जब बिहार का चुनाव बीच में चल रहा था। नहीं देखिए, राहुल मेहनत तो करते हैं, वो बात अलग है कि वोटर्स की नब्ज नहीं समझ पा रहे हैं। मैडम आप बताइए, बिहार ये कई बार टाइमिंग कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए, कभी टूर पे चले जाते हैं, ट्रिप पर चले जाते हैं, और आप लोगों का तो होमवर्क या प्लानिंग आप लोगों की इतनी तगड़ी होती है, आप लोग घेर लेते हैं राहुल गांधी को। फिर तो ज्योति मैडम देखो, मेहनत तो वो होती है जो 5 साल हमेशा करी जाए। राहुल गांधी जी चुनाव से 5-10 दिन पहले आते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह पे घूमते हैं, ट्रकों में चढ़ते हैं, पानी में कूद जाते हैं। ये मेहनत नहीं है, इसको उछल कूद को करने से आप ये कह रहे हैं उनकी जो इमेज बिल्डिंग किए जाने का प्रयास है वो हो नहीं पा रही है। मैडम ऐसी उछल कूद,
ऐसी उछल कूद जो करते हैं ना, उसको मेहनत नहीं कहते हैं। उछल कूद करने वालों को कुछ और कहते हैं। तो राहुल गांधी जी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जी, अब देखो बिहार में चुनाव चल रहा था, राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के जंगलों में जंगल सफारी कर रहे थे। तो राहुल गांधी जी के बस के राजनीति है नहीं, उनसे जबरदस्ती। मैं तो कह रहा हूं बजरंग दास जी मेरे बड़े भाई हैं, ये इनसे, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी इतना खर्चा करती, इतनी मेहनत करती, तो ये राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाते। राहुल गांधी जी को हटा करके किसी और व्यक्ति को अगर ये लाएंगे तो उसमें कांग्रेस पार्टी का ज्यादा भला होगा। और आप देखिए लोगों का नुकसान ना हो जाए, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि आप लोग तो खुद ही कहते हैं कि सबसे बड़े कैंपेनर हमारे लिए तो राहुल गांधी हैं, जहां जहां आते हैं फायदा ही होता है, हरियाणा में भी। चलिए, आप तो अच्छा सुझाव दे रहे हैं, आप ही कह रहे हैं मैं एक वेलविशर के नाते अच्छा सजेशन दे रहा हूँ। बजरंग दास जी, एक तो देखिए, आप लोगों के लिए तो कोई गुंजाइश, कोई संभावना, कोई उम्मीद, किसी भी तरह की होप थी ही नहीं बिहार में, लेकिन इतना खराब प्रदर्शन करेंगे ये भी उम्मीद नहीं थी, इतना खराब करेंगे। एक, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी कि कांग्रेस के अलावा अगर हम आरजेडी की बात करते हैं, जो सरकारें होती है एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ होती है, ये आप जानते हैं अमूमन होता है। लेकिन जो कितने सालों से सरकार में नहीं है, उनके जंगल राज के नाम पर इतना डर है, उनकी एंटी इनकम्बेंसी अभी तक है। हालांकि कुछ टाइम के लिए नीतीश कुमार के साथ जरूर सरकार में रहे थे, तो ये जंगल राज बनाम सुशासन, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसका नुकसान झेला इस बार महागठबंधन ने। मैडम नेहरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सिंगल सेंटेंस में अगर आप कुछ कहें। विजेंद्र भाई, ज्योति जी, कोई किसी प्रकार का ये जंगल राज का कोई मुद्दा नहीं था, मगर क्या है, मुद्दा तो सिर्फ एक ईवीएम का था, जिसमें ये सफल हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। जो हालात थे, जो हम शुरू से कहते आ रहे थे, बजरंग जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं आपको पहले ही बाकी में टोकने का, बिल्कुल गलत है, ये नहीं टोकना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, बहुत शुरुआत से ईवीएम में यकीन नहीं आप लोगों को, चुनाव भी ईवीएम से ही हो रहा है, क्यों लड़ते हैं आप लोग चुनाव पे? बिल्कुल पूछ लीजिए, हमारी मांग पेपर से है, हम सुनिए, हम बैलेट पेपर से मांग करते आ रहे हैं, ईवीएम को खेल रही है कि हम जनता से थोड़ी आते हैं। कर्नाटक, हिमाचल की तो ये लोग बात भी कर रहे हैं कि वहां भी तो आप लोग जीते ना। बिहार में क्या किया है, ये कहते हैं हमने बिहार में कर दिया, बिहार में तो पलटू नाम बोलते हो। अब बिहार के अंदर एक मुद्दा था, पलटू नाम का 10 बार पलट रही है, उनकी बात करते हो। मन के ऊपर कहना कुछ होता है, मुंह से निकलता कुछ और है। आपको पता है, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कह देते हैं, उम्र का फैक्टर हो चुका है। ज्योति जी समझिए, आज मैं तेजस्वी की बात कर रहा हूँ, जवान लड़का है, लंबी उम्र है, 35 साल का लड़का, आज भी चलती रहेगी। कितनी बार नीतीश कुमार चुनाव लड़ेगा, कितनी बार मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी आप समझते हो। ये आप ये मत सोचिए 202 आगे, हमारे पास 220 आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, जब सरकार ही बन चुकी है, एक सीट आप लोग नहीं मानेंगे। आपको याद होगा बजरंग जी, सरकार तो सरकार होती है। नहीं, आपको क्या, मुझे भी खुद याद है, जब ये मोबाइल फोन इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे, बच्चे गली में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, कई बच्चे ऐसे होते थे आउट होने के बाद नहीं मानते थे, मैं नहीं मानता, लेकिन वो घर भी चले जाते थे कि मैं नहीं खेलता। आप लोग तो मान भी नहीं रहे हैं और खेल भी रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो डिसाइड कर लीजिए, अगर ईवीएम से ये चुनाव हो रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, आप लोग कहीं ना कि हम तो नहीं लड़ेंगे चुनाव, विपक्ष एकजुट हो, आपकी बातों से जो लोग सहमत हो उनको एक साथ लाइए, एक मंच पर लाइए, इसे जन आंदोलन बनाइए ना आप लोग। ये क्या आधे अधूरे मन से चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद ईवीएम को कोसने लगते हैं, एसआईआर को लेकर सवाल उठाते हैं, वोट चोरी की बातें करते हैं। ये आधी अधूरी लड़ाई क्यों, कि जीत गए तो अच्छा है, हार गए तो ईवीएम है ही। लोकतंत्र के खिलाफ लड़ेंगे, लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई। ये सीधी तस्वीरें मैं साथी दर्शकों को बता दूं, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम को पहुंचना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, जश्न का दिन है, बीजेपी के खेमे में बहुत बड़ा जश्न है, बिहार जीत ले